भारती, वेरी गुड इवनिंग। ज्वाइन कीजिए सभी जल्दी से जल्दी। वेरी गुड इवनिंग महेश, आकाश। वेरी गुड इवनिंग सभी को। जल्दी से ज्वाइन कीजिए सभी। ठीक है सर। यस, कल हमने थोड़ा सा यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था और स्टार्स के बारे में, है ना। और गैलेक्सी का एक दो पॉइंट देखा था कि गैलेक्सी होती क्या है। सबसे पहले आप सभी आंसर कीजिए कि गैलेक्सी जो है वो क्या होती है। गैलेक्सी क्या होती है, बताइए फटाफट से सभी। गैलेक्सी। यस। कल क्लास लगाई थी ना, तो उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बताइए गैलेक्सी क्या होती है। नींद आ रही है क्या सभी को? फटाफट से सभी कमेंट्स करो। ऐसा तो नहीं है कि कल क्लास में सिर्फ यही थे जिन्होंने आज कमेंट्स किए हैं। बाकी सभी फटाफट से आंसर करें। ऑनलाइन है इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप आंसर नहीं करोगे। वेरी गुड। सभी का सही है जिन्होंने भी बताया है। ग्रुप ऑफ स्टार्स बताया था ना हमने। ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है। कितने तारों का समूह था? कितने तारों का समूह बताया था हमने? अप्रोक्स 100 से 400 बिलियन जो स्टार्स होते हैं वो एक गैलेक्सी के अंदर हो सकते हैं। यहां तक सभी का क्लियर था। और दूसरा पॉइंट हमने इसी के अंदर देखा था कि हमारी जो गैलेक्सी है उनकी अलग अलग शेप होती है ना। यही किया था ना कि गैलेक्सी जो होती है हमारी, उनकी अलग अलग शेप जो है वो देखने को मिलती है। अब बताइए, ये क्वेश्चन भी कल हो चुका था। शेप बताओ कौन कौन सी होती हैं। यस। पहले तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना जो क्लास में हो चुका था। तो बताओ। स्पाइरल। और सिर्फ कांता का जवाब आया अभी तक। प्रीति। इलिप्टिकल। ओके। और एक और बताई थी, मतलब वो इरेगुलर है, उसमें तो कोई शेप ही नहीं है। ठीक है। तो हमने क्या देखा था कल कि हमारी जो गैलेक्सी है उसमें बेसिकली हमने तीन शेप देखी थी। एक तो स्पाइरल, ठीक है। दूसरी वाली कौन सी थी? इलिप्टिकल। और तीसरी थी हमारी इरेगुलर। इसमें कोई भी शेप नहीं थी ना, नो शेप थी। तो यहां तक तो हम कर चुके थे। ठीक है। उससे पहले हमने यूनिवर्स के बारे में भी डिस्कस किया था। अब आप सभी एक और क्वेश्चन का आंसर करेंगे। साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉस्मोस। साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉस्मोस। कॉस्मोस का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसको क्या कहते हैं?
कॉस्मोस का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, जो साइंटिफिक स्टडी है कॉस्मोस की, उसको हम क्या कहते हैं? बताइए फटाफट से। यस, बिल्कुल सही, कॉस्मोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हम पढ़ चुके थे। आज हम गैलेक्सी को थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। हमने कल बताया था ना कि अर्थ जो है उसकी खुद की अपनी एक गैलेक्सी है। हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसकी खुद की अपनी एक गैलेक्सी है। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। हिंदी इंग्लिश का ठीक ठाक उतना तो चलेगा ना, एक दो वर्ड तो इंग्लिश का। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, अर्थ की अपनी गैलेक्सी, इतना मिक्सअप तो चलेगा। ठीक है, अर्थ की अपनी गैलेक्सी। एक नाम बताया था कल जब हमने एक डायग्राम किया था कि ह्यूमन जो है वो कहाँ पे रहता है? अर्थ पे रहता है। अर्थ किस में आता है बताओ? अर्थ किस में आता है? कल डायग्राम किया था ना, किस में आता है? सोलर सिस्टम में। अर्थ किसके अंदर आता है? सोलर सिस्टम में। और सोलर सिस्टम, हमने एक गैलेक्सी का नाम बताया था, मिल्की वे गैलेक्सी में। सोलर सिस्टम किस में आता है? मिल्की वे गैलेक्सी में। यस, बिल्कुल सही है सभी का, महेश, कांता, भारती। ठीक है, और ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये किस में आती है? हमारी यूनिवर्स में। इस डायग्राम से समझा था ना हमने कल। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है उसकी अपनी गैलेक्सी कौन सी है। ठीक है, अर्थ की जो अपनी खुद की गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। उसका नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, अर्थ जो है उसकी अपनी खुद की एक गैलेक्सी है और उस गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसकी शेप के बारे में देखते हैं पहले, कैसी शेप है। तीन जो शेप बताई थी, उन तीनों शेप में से एक शेप हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की है, तो वो कौन सी शेप में है? तो हमारी अर्थ की जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसकी शेप जो है वो रहेगी स्पाइरल। कैसी शेप रहेगी? स्पाइरल रहेगी। ठीक है, अर्थ की जो अपनी गैलेक्सी है मिल्की वे, उसकी शेप कैसी है? स्पाइरल शेप है। ठीक है, ओके, क्लियर है ना सभी का? ओके, भारती, सुभजोत, कांता, प्रीति, महेश। अब हम इसकी खोज की बात करते हैं। इसकी सर्च, या सबसे पहले किसने इसे देखा था? मिल्की वे गैलेक्सी जो है उसको सबसे पहले किसने देखा था? अच्छा, आप कमेंट करो जरा, आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर? आप में से कुछ को पता होगा। कांता, भारती, महेश, सुभजोत, आप आंसर करते हो ना? जितना भी आपको आइडिया है। हाँ, तो बताओ, मिल्की वे गैलेक्सी जो है उसको सबसे पहले किसने देखा था? क्या लिखा है कांता? इमैनुअल कांट नहीं, इमैनुअल कांट ने नहीं। यस, बिल्कुल सही, गैलीलियो गैलीली ने देखा था। ठीक है, गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले अपने टेलीस्कोप से, अपनी दूरबीन के माध्यम से जो है मिल्की वे गैलेक्सी को देखा था। ठीक है, स्पाइरल शेप में है, जिसको सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने किससे देखा
था, अपने टेलीस्कोप से, अपनी दूरबीन के माध्यम से उसे देखा था। क्लियर है यहां तक? आज वाले में सिर्फ अभी तक ये ही क्वेश्चन हुआ है कि अर्थ की अपनी कौन सी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है। और उस मिल्की वे गैलेक्सी को सबसे पहले किसने देखा था? बिल्कुल सही है, गैलीलियो गैलीली ने देखा था, अपने टेलीस्कोप के माध्यम से देखा था, ठीक है, अपनी दूरबीन से देखा था। कब देखा था? ईयर बता सकते हो? कब देखा था? बताओ। यस, बिल्कुल सही बता रहे हो, बाकी सब भी कमेंट्स करो, ऐसे थोड़ी होता है। बिल्कुल सही। यस, 1610 में। अर्थ की अपनी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसकी शेप कैसी है? स्पाइरल है। और उस गैलेक्सी को सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने देखा था, अपने टेलीस्कोप से। कब देखा था? 1610 के अंदर उन्होंने देखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी के नजदीक कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे गैलेक्सी के नजदीक कौन सी गैलेक्सी है? ये कुछ चीजें तो फैक्ट है ना, और आप पढ़ भी रहे होगे पहले, इसलिए आप बताने का ट्राई करो पहले साथ के साथ। गलत करोगे तो भी आपको याद रहेगा कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया था, ये नहीं था, ठीक है। बताओ। एंड्रोमेडा। यस, बिल्कुल सही है। देखो, इसको देवयानी भी बोलते हैं। देवयानी या फिर एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अब कल वाला काम मत करना कि नाम अब हिंदी में अपने तरीके से लिख लेना, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी के नजदीक जो गैलेक्सी है वो है हमारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी या फिर देवयानी गैलेक्सी। यहां तक सभी को क्लियर है? ओके। हो गया सभी का यहां तक? किसी का कोई डाउट यहां तक? हमने जो किया उसमें से किसी का अभी तक कोई भी डाउट? ओके, सब क्लियर है। आज स्टूडियो दूसरा है, यहाँ पे थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो किसी का कमेंट छूट जाए तो ये ना सोचना कि पढ़ा नहीं है। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब हम देखो छोटा सा नेक्स्ट एक टॉपिक करते हैं, ब्लैक होल। ब्लैक होल, आपने इसके बारे में पहले सुन रखा होगा, है ना? आपने ब्लैक होल के बारे में पहले सुना होगा। तो ब्लैक होल क्या होता है? बेसिकली स्पेस के अंदर एक ऐसा रीजन है जहां पर ग्रेविटी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। ब्लैक होल क्या है? स्पेस में स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी वाला रीजन है, ठीक है। ब्लैक होल क्या है? अंतरिक्ष के अंदर जहां पे बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है, ऐसी जगह है जो कि सारी चीजों को अपनी ओर क्या कर लेती है? खींच लेती है, ठीक है।
आपको पता है ना ग्रेविटी का काम क्या होता है, अपनी तरफ चीजों को खींचना। ठीक है, तो ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी यहाँ पे है कि लाइट भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। इवन ये लाइट को भी जो है पूरे तरीके से अपनी तरफ खींच लेता है। तो ब्लैक होल क्या है, स्पेस के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी वाला एक रीजन है जो सारी की सारी चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है। ओके, लिख लिया सबने? बताइए फटाफट से। हो गया सभी का? ठीक है। अब आपने एक नाम सुना होगा, स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग, किस किसने सुन रखा है स्टीफन हॉकिंग के बारे में? जिस जिसने थोड़ा ये नाम भी सुन रखा है वो भी थम्स अप करें फटाफट से। स्टीफन हॉकिंग, फटाफट से। बस एक नहीं? अच्छा, ये स्टूडियो बहुत स्लो है क्या? बाद में चल रहा है क्या यहाँ पे? ओके, सबने सुन रखा है। तो देखिए स्टीफन हॉकिंस जो है वो भी एक एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग भी एक एस्ट्रोनॉमर थे और उनकी एक बुक है, उसके बारे में हम देखेंगे जो कि हमें। यस, क्या डाउट है, क्या है, दोबारा लिखना एक बार। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो देखो स्टीफन हॉकिंग जो है ये एक एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, अब तो नहीं है। मार्च 2018 में सॉरी इनकी डेथ हो गई थी। तो स्टीफन हॉकिंग जो है इनकी एक बुक थी, ब्रीफ आंसर्स टू द लॉन्ग क्वेश्चंस। क्या है मतलब, कमेंट दोबारा से करो ये। श्रेया, ये आपसे वैसे ही कुछ टाइप हो रहा है ये। इसके बारे में लिखो, बुक के बारे में। ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस, ये स्टीफन हॉकिंस की बुक है। ठीक है, कौन सी बुक है? ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चंस। ये जो बुक है ये इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई है। ठीक है, ये जो बुक है ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस, ये इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई है। पब्लिकेशन डेट जो है इसकी 16 अक्टूबर 2018 है। ठीक है, ये जो बुक है स्टीफन हॉकिंग की, यस, ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस, ये इनकी डेथ के बाद, देखो डेथ तो इनकी हो गई थी मार्च के अंदर, मार्च 2018 में डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बाद 16 अक्टूबर 2018 में ये बुक जो है वो पब्लिश हुई है। ठीक है, एक और फैक्ट है इसके बारे में कि जब इनकी डेथ हुई थी मार्च 2018 में, उस टाइम तक ये बुक कंप्लीट नहीं थी। उसके बाद, इनके डेथ के बाद, जो इनके कलीग्स थे एकेडमी के, जो इनकी एकेडमी के सहयोगी थे, उन्होंने उनकी फैमिली के साथ और उनके कुछ एसेट्स थे, उनसे जाकर के क्या है इस बुक को कंप्लीट किया है। ठीक है,
फिर उसके बाद 16 अक्टूबर 2018 में ये बुक जो है वो पब्लिश हो गई थी। ओके। इन्होंने बताया था कि जो भी पृथ्वी पे समस्याएं हैं उन सबका जो सॉल्यूशन है वो किसके पास है? साइंस के पास है। स्टीफन हॉकिंग ने क्या कहा? अर्थ के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारे प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो किसके पास है? साइंस के पास है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब अगर इसमें किसी का कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। यस, जितना हमने किया है अगर उसमें किसी का कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। ब्लैक होल क्या होता है? बस एक लाइन में हमने वो देखा कि स्पेस के अंदर एक ऐसा रीजन है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है जो सारी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि स्टीफन हॉकिंग जो है उनकी एक बुक थी। कौन सी बुक थी? ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस। ये जो बुक थी उनके डेथ के बाद पब्लिश हुई थी। डेथ उनकी हो गई थी मार्च 2018 में, लेकिन बुक जो पब्लिश हुई थी 16 अक्टूबर 2018 के अंदर। और ये बुक जो है कंप्लीट नहीं थी उनके डेथ के टाइम पे। उसके बाद उनके जो एकेडमी के कलीग्स थे और उनकी फैमिली थी और उनके कुछ एसेट्स थे, उन सब चीजों को मिला करके बाद में कंप्लीट हुई थी। ठीक है। हाँ, जन्म कुंडली नहीं निकालनी है उसकी पूरी, सुनील, पूरी पूरी जन्म कुंडली नहीं निकालनी है उसकी। ठीक है, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट कर रहे हैं वो करेंगे चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट, ये दिखाई दे रहा है कलर? यस। देखिए जो चंद्रशेखर लिमिट है, अब ये दिखाई दे रहा है ना? ये ठीक है। चंद्रशेखर लिमिट जो है वो एक अपर लिमिट है। ठीक है। चंद्रशेखर लिमिट जो है वो एक अपर लिमिट है। किस चीज के लिए अपर लिमिट है? हमारे जो स्टार्स हैं, स्टार का जो मास होता है, यानी कि हमारे तारों का जो भार है, उनके भार के लिए एक अपर लिमिट बनाई है। ठीक है। चंद्रशेखर लिमिट क्या है? ये एक अपर लिमिट है। किसके लिए है अपर लिमिट? हमारे जो स्टार्स का मास है, हमारे जो स्टार हैं उनका जो मास है, यानी कि तारों का जो भार है, उन तारों के भार के लिए एक अपर लिमिट बनाई गई है। कहने का मतलब ये है कि मान लो एक लिमिट तय कर दी गई है कि अगर तारे में उससे ज्यादा भार है तो वो अलग कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है। ओके। चंद्रशेखर लिमिट क्या है? एक अपर लिमिट है जो किसको बताती है? साथ ही साथ आप हिंदी में लिख लो ना। अब पूरी लाइन तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे? चंद्रशेखर लिमिट जो है तारों के भार के लिए बनाई गई एक अपर लिमिट है। तारों के भार के लिए बनाई गई क्या है? एक अपर लिमिट है। और ये जो चंद्रशेखर लिमिट है ये हमारे भारत के ही एक भौतिक शास्त्री थे। ठीक है। चंद्रशेखर, भारतीय भौतिक शास्त्री चंद्रशेखर ने ये प्रेडिक्ट की थी। ठीक है, उन्होंने ही बताई थी। जो हमारे इंडियन फिजिस्ट थे चंद्रशेखर, उन्होंने ही ये बताई थी अपर लिमिट, जो कि तारों के भार के लिए बताई गई है। ये कितनी बताई इन्होंने? हमारा जो सन है,
सन का 1.44 ज्यादा है। ठीक है, मान लीजिए, अनुमान लगाते हैं हम कि हमारा सन है जो उसका भार अगर सिर्फ और सिर्फ 100 kg है, तो स्टार्स के लिए जो अपर लिमिट बनाई गई वो 144 kg बनाई गई है। क्लियर है सभी को? अपर लिमिट क्या है? स्टार्स के मास के लिए, तारों के भार के लिए एक अपर लिमिट बना दी गई है कि इससे ज्यादा अगर उनका भार होता है तो वो अलग कंडीशन में बन जाएंगे। शुभजोत, ये भी दिखाई नहीं दे रहा अभी कलर? ये तो ठीक दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? सूर्य का 1.44 गुना है। ठीक है, सन का 1.44 गुना अधिक है। क्या है? चंद्रशेखर लिमिट। ओके, ठीक है। अब देखो आगे, इसमें दो कंडीशन है। अगर लिमिट से ज्यादा, जो अपर लिमिट बनाई है ना, अगर उस अपर लिमिट से ज्यादा मास हो जाता है, ठीक है, अपर लिमिट से ज्यादा मास हो जाने पर दो अलग अलग कंडीशन हो सकती है। ठीक है, दो अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। जो अपर लिमिट तय की गई है, अगर उससे भी ज्यादा भार तारों के अंदर हो जाता है, तो क्या हो सकती हैं? दो अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे हो सकती है। तो एक तो कंडीशन है जिसमें कि बन जाएगा हमारा ब्लैक होल। पहली कंडीशन क्या है जिसमें बनेगा ब्लैक होल? ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है ना? कमेंट्स में बताओ एक बार। यस, यहां तक सभी को क्लियर है तो एक बार थम्स अप करें सभी। ओके, क्लियर है सभी को? ठीक है, तो देखो दूसरी जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी हमारी पल्सर। एक कंडीशन बनेगी हमारी ब्लैक होल की और दूसरी जो कंडीशन बनेगी हमारी वो बनेगी पल्सर की। अब देखो, हमारे जो पल्सर की कंडीशन है वो कब बनेगी? जब भार ज्यादा हो जाएगा अपर लिमिट से और उसमें स्टार के अंदर एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, ब्लास्ट हो जाएगा एकदम से। इसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा, इसमें क्या होगा? स्टार का एक्सप्लोजन हो जाएगा, यानी कि ब्लास्ट हो जाएगा एकदम से। कल हमने किया था ना ये, यही ब्लास्ट वाला कॉन्सेप्ट किसमें किया था? अच्छा एक बार बताओ फटाफट से, एक्सप्लोजन वाला कॉन्सेप्ट किसमें किया था? एक्सप्लोजन का जो कॉन्सेप्ट है, विस्फोट, ब्लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो किसमें किया था? कमेंट्स में बताओ सभी फटाफट से। कल जो एक्सप्लोजन किया था, बहुत बढ़िया, बहुत सही। महेश बहुत सही, द बिग बैंग थ्योरी में किया था ना, कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो एक जो है एक्सप्लोजन हो गया था सिंगल पॉइंट के अंदर, है ना? बिल्कुल सही। यूनिवर्स का जो रीजन है उसमें हमने थ्योरी की थी, द बिग बैंग थ्योरी, तो उसके अंदर ही हमने ये एक्सप्लोजन ब्लास्ट वाला कॉन्सेप्ट किया था। तो दूसरे में क्या है, पहले में पल्सर के अंदर तो भार बढ़ जाने से एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा, एकदम से एक्सप्लोजन हो जाएगा स्टार का। ठीक है, और जो ब्लैक होल है इसके अंदर जो है एकदम से वो और ज्यादा सिकुड़ जाएगा।
कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा उसमें। यस, बिल्कुल सही है। इसमें क्या है कि स्टार जो है वो एकदम से सिकुड़ जाएगा। ओके, ठीक है। तो समझ आ गया ये ब्लैक होल और पल्सर, ये दो कंडीशन कब हो जाती हैं, जब स्टार का जो मास है वो अपर लिमिट से भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है। पल्सर क्यों है, जब एकदम से स्टार के अंदर क्या हो गया है, ब्लास्ट हो गया है। क्या है, जब उसमें ब्लास्ट हो गया है, विस्फोट हो गया है। और ब्लैक होल कब है, जब वो बहुत ज्यादा सिकुड़ गया है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। क्लियर है सभी को? ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब देखो, जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, जो लार्ज डिस्टेंस हमारा होता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग यूनिट्स का यूज किया जाता है। क्या होता है, हमारा जो लार्ज डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग यूनिट्स जो है उनका यूज किया जाता है। ठीक है। तो उनके बारे में हम 3 यूनिट आज देखेंगे कि कौन कौन सी 3 यूनिट हैं जिनका यूज जो है वो किया जाता है। पल्सर आ गया ना समझ अभी? अक्षित, पल्सर पता चल गया? जब स्टार के अंदर एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, एक्सप्लोजन, विस्फोट, ठीक है, तब हमारा पल्सर की कंडीशन आती है। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि लंबी दूरी को कैलकुलेट करने के लिए तीन प्रकार की यूनिट्स का यूज किया जाता है। जो लंबी दूरी है उनको तय करने, उनको कैलकुलेट करने के लिए हाँ, तो उनको कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, 3 प्रकार की अलग अलग यूनिट जो है उनका यूज किया जाता है। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कौन कौन सी जो 3 प्रकार की यूनिट्स हैं। एक तो है हमारी पार्सेक यूनिट। एक कौन सी है हमारी? पार्सेक यूनिट पहली। पार्सेक यूनिट। दूसरी है हमारी लाइट ईयर। ठीक है, दूसरी क्या है, लाइट ईयर है। और तीसरी है हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। भाग गया। लंबी दूरी को कैलकुलेट करने के लिए 3 प्रकार की यूनिट का यूज किया जाता है। 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स यूज में लाई जाती हैं। सबसे पहली है पार्सेक यूनिट, दूसरी है लाइट ईयर और तीसरी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, पहले आप इन तीनों के नाम नोट कीजिए। सबसे पहले कौन सी है? पार्सेक यूनिट है, दूसरी लाइट ईयर और तीसरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लिख लीजिए फटाफट से। अब लिख लिया ना सभी ने? ठीक है। तो अभी जो हमारी पार्सेक यूनिट है वो किस चीज में काम आती है? पार्सेक यूनिट जो भी सौर मंडल के बाहर हमारे खगोलीय पिंड हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम के आउटसाइड जो भी हमारी कैलेस्ट्रियल बॉडीज हैं, वहां पे मेजर डिस्टेंस
को मेजर करने के लिए यूज की जाती है पार्सेक यूनिट। ठीक है, सोलर सिस्टम से बाहर कैलेस्ट्रियल बॉडीज का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारा जो सौर मंडल है, सौर मंडल के बाहर जितने भी हमारे खगोलीय पिंड हैं, उन सभी का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट हमारी काम में आती है? पार्सेक यूनिट काम में आती है। ठीक है, पार्सेक यूनिट, इसको एक्सप्लेन कर लें उसके सामने कि सोलर सिस्टम के बाहर जो भी हमारी कैलेस्ट्रियल बॉडीज, जो भी हमारे खगोलीय पिंड हैं, उनका डिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट काम आती है? हमारी पार्सेक यूनिट। ठीक है, अब इसी में आप लिखोगे कि एक जो पार्सेक यूनिट होती है, एक जो पार्सेक यूनिट होती है, ओके रिपीट करना है। देखो, जो भी लंबी दूरी है, अब यहाँ से स्पेस तक ऐसे थोड़ी ना कि मीटर सेंटीमीटर और बस ऐसे किलोमीटर्स में ही हम जाएंगे, इतने में तो नहीं काम चलेगा ना। तो उस डिस्टेंस को देखने के लिए, या और जो इतना बड़ा हमारा यूनिवर्स है, वहां पे अलग अलग तरीके से जो लार्ज डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए 3 प्रकार की यूनिट्स जो है वो काम में आती हैं। सबसे पहली कौन सी है? पार्सेक यूनिट है, दूसरी लाइट ईयर है, और तीसरी हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। हमारी जो पार्सेक यूनिट है, पार्सेक यूनिट ये एक नाम है यूनिट का। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? सोलर सिस्टम के बाहर जो भी हमारी कैलेस्ट्रियल बॉडीज हैं, उन सब का डिस्टेंस मेजर करने के काम ये आती है। सौर मंडल के बाहर जो खगोलीय पिंड हैं, ठीक है, उनका डिस्टेंस जो है मेजर करने के काम ये आती है। अब हम देख रहे हैं कि एक पार्सेक यूनिट में आगे कितनी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो एक पार्सेक यूनिट जो है उसमें 3.26 लाइट ईयर्स होते हैं। एक पार्सेक यूनिट किसके बराबर होती है? 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर होती है। ये वाला जो लाइट ईयर लिखा है ना यूनिट वाला, इसके बराबर होती है। ये एक पार्सेक यूनिट 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर होती है। नोट कर लिया सभी ने? समझ आ गया ये पार्सेक यूनिट वाला? यस, फटाफट से कमेंट्स करो। क्लियर है सभी को? ओके, सुनील, सुभजोत समझ आ गया अभी? बस आकाश, सुनील, अक्षित और नेहा और मुस्कान, बाकी सब कहाँ हैं? नींद आ गई क्लास के बीच में, है ना? ओके, आ गया समझ। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? ठीक है, तो अब देखिए दूसरी जो यूनिट है हमारे, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है कि एक ईयर के अंदर लाइट कितना ट्रेवल करती है? एक ईयर के अंदर लाइट जो है कितना ट्रेवल करती है, उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं।
एक ईयर में लाइट कितना ट्रेवल करती है, उसको हम किससे मेजर करते हैं? लाइट ईयर से मेजर करते हैं। एक साल के अंदर लाइट जितना ट्रेवल करती है उसको हम लाइट ईयर से मेजर करते हैं। अब मैं एक छोटा सा नंबर लिखूंगी, वो नंबर आप मुझे वैसे बताना लिख के कितना है, ठीक है? जैसे मैंने ये लिख दिया तो आपको ऐसे 100 नहीं लिखना, आपको ऐसे 100 लिख के भेजना है, ठीक है? समझ गए? अगर मैंने ऐसे एक लिखा है तो आपको ऐसे 1 लिख के भेजना है कमेंट में। तो मैं एक छोटा सा नंबर लिखूंगी, वो नंबर आप भेजना कि कितना लिखा है, ठीक है? अब हम देखेंगे कि जो लाइट ईयर है उसमें डिस्टेंस कितना होता है। तो एक जो लाइट ईयर है वो बराबर होती है मीटर्स। ये छोटा सा नंबर है, ये इसको आप बताओ कितना है? बताओ अब। जब तक ये नहीं बताओगे तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। उसके बाद एक यूनिट और रहती है ना हमारी, तब तक उधर नहीं जाएंगे। बताओ। एक एक का नाम लेना पड़ेगा। गीता, सुनीता, शुभजोत, महेश, नेहा, अक्षित, मुस्कान, आकाश, सुनील, फटाफट से बताइए ये नंबर कितना है? ओके, शुभजोत ने अब तक बताया है, पता नहीं ठीक है या गलत है। 10 मिलियन। गीतू शिव, या तो मेरी आंखें खराब, मेरी तो ऑलरेडी खराब है, ये मुझे लग रहा है तुम्हारी भी खराब है ना? हाँ बताओ बताओ। ये जो छोटा सा नंबर आपके सामने लिखा है, ये एक लाइट ईयर जो है इतने मीटर्स के बराबर होता है। अब इसको फटाफट से बता दो लिख के कि ये होता कितना है, तब जाके हम अगली यूनिट के बारे में देखेंगे। कितना सही होता अगर इस समय हम ऑफलाइन क्लास में होते हैं ना। अभी तो तुम ऐसे वो कर रहे हो, बता नहीं रहे जानबूझ के। एक आकाश ने बताया है, चलो कुछ तो बताया है, गीतू शिव ने बताया है, शुभजोत ने बताया है, कांता ने बताया है, बाकी सब कहाँ है? महेश, बताइए फटाफट से। चलो कोई नहीं, थोड़ा छोटे में करते हैं इसको, ठीक है? क्या बता रहा है कोई? 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर्स, ठीक है? तो हमारा जो एक लाइट ईयर होता है, एक लाइट ईयर 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर्स के बराबर होता है। इसको आप लिख लेना। बहुत सही बता रहे हो आप, बहुत सही बता रहे हैं ना। अब तक बस मिलियन पे ही पहुंचे हो, बिलियन पे ही पहुंचे हो, और भी आगे पहुंचना है, ठीक है? अच्छा, अब 10 ट्रिलियन। अब तो मैंने बता दिया ऊपर वाला,
अब तो तुम बताओगे महेश। हाँ हाँ, अब बता दो। अप्रोक्स 10 ट्रिलियन किलोमीटर्स है ना। अप्रोक्स कितना हो गया ये? अप्रोक्स 10 ट्रिलियन किलोमीटर्स। तो एक लाइट ईयर जो है हमारा, वो अप्रोक्स 10 ट्रिलियन किलोमीटर्स के बराबर होता है। अच्छा, पार्सेक यूनिट सबको पता चल गई। सोलर सिस्टम से बाहर जो भी हमारी कैलेस्ट्रियल बॉडीज हैं, वहां पे जो डिस्टेंस मेजर करने के काम आती है। और एक हमारी पार्सेक यूनिट के अंदर 3.26 लाइट ईयर्स होते हैं। फिर हमने देखा कि लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर एक साल के अंदर लाइट जितना ट्रेवल करती है उसको हम लाइट ईयर से मेजर करते हैं। और एक लाइट ईयर के अंदर 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर्स होते हैं, यानी कि अप्रोक्स 10 ट्रिलियन किलोमीटर्स। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी का क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप कीजिए। अब इसको याद रखोगे, है ना, अप्रोक्स करके। बाकी तो भूल जाओगे, पर ये शायद याद रहेगा तुम्हें, लाइट ईयर वाला। इसके 0, 6, 9, 4 सब काउंट कर लिया होगा कितने हैं इसमें, है ना। 2-3 बार किया होगा एक एक करके पहले तो। तो तीसरी यूनिट जो है हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तीसरी यूनिट कौन सी है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है हमारी, ठीक है। और ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये डिस्टेंस मेजर करती है बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है हमारा, वो किससे मेजर किया जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मेजर किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला हमने किया था पार्सेक यूनिट। पार्सेक यूनिट में सोलर सिस्टम से बाहर जो भी कैलेस्ट्रियल बॉडीज थी हमारी, उनका डिस्टेंस मेजर करने के लिए पार्सेक यूनिट का यूज किया जाता है। और एक पार्सेक यूनिट में किसके बराबर था? एक पार्सेक यूनिट किसके इक्वल था? यस, 3.26 लाइट ईयर्स के इक्वल था। फिर हमने किया लाइट ईयर, जो कि लाइट जो है एक ईयर के अंदर कितना ट्रेवल करती है, उसको मेजर करने के लिए लाइट ईयर का यूज किया जाता है। ओके, यस, बिल्कुल सही महेश, आकाश, अक्षित, ठीक है। फिर एक लाइट ईयर जो है हमारा, एक लाइट ईयर अप्रोक्स कितना था? अप्रोक्स 10 ट्रिलियन किलोमीटर्स, यही था ना। अब नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं तीसरी यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, ये डिस्टेंस मेजर करती है सन से लेके अर्थ के बीच का, ठीक है। सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है, वो होता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। और ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये थोड़ी छोटी है, ठीक है। जब हमारी 60,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स मिल जाती हैं, तब जाके ये एक लाइट ईयर के बराबर होती हैं, ठीक है। जब हमारी 60,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स मिलती हैं, तब जाके एक लाइट ईयर बनता है। समझ आया? लिख लिया सभी ने? पार्सेक यूनिट, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पार्सेक यूनिट 3.26 लाइट ईयर के इक्वल है। 1 लाइट ईयर जो है हमारा अप्रोक्स 10 ट्रिलियन किलोमीटर्स के इक्वल है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, जब 60,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स मिलती हैं, तब जाके वो
1 लाइट ईयर के बराबर होती हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या, या हो गया क्लियर? लॉन्ग डिस्टेंस, जो हमारा लास्ट डिस्टेंस है, उसको कैलकुलेट करने के लिए 3 तरीके की यूनिट्स का यूज होता है, पार्सेक, लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल। तीनों को हमने देखा है कि कौन सी कहाँ का डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज में लाई जाती है, और थोड़ा सा आइडिया, बस हल्का सा ही देखा है कि पार्सेक यूनिट बड़ी है, लाइट ईयर या फिर एस्ट्रोनॉमिकल। अगर सभी का क्लियर है तो एक बार थम्स अप करें, अगर डाउट है तो वो बताएं। शुभजोत, महेश, अक्षित, मुस्कान, सुनीता, नेहा, ओके क्लियर है सभी का? बहुत अच्छी बात है। ये जो थम्स अप भेज रहे हो, ये इसलिए है कि बहुत सिर खा लिया, अब बंद कर दो क्लास को, या सच में समझ आया है? अच्छा क्लियर है, फिर ठीक है। ओके रौनक, अक्षित, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए, तीनों यूनिट में से सबसे बड़ी कौन सी है? तीनों यूनिट में से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? पहले आप नंबर 1 वाली बताओ, फिर नंबर 2 पे कौन सी आएगी वो बताओ, फिर नंबर 3 पे कौन सी आएगी वो बताओ। यस, सबसे बड़ी। अच्छा सच्ची में समझ आ गया, फिर ठीक है। बताओ, पहले नंबर पे सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? पहले नंबर पे सबसे बड़ी यूनिट। आप एक काम करो, एक ही लाइन में कमेंट करो सभी। हाँ, एक ही लाइन में बताओ कि पहले कौन सी आएगी, फिर कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी। बिल्कुल सही है, कांता का बिल्कुल सही है, और महेश का भी बिल्कुल सही है। सबसे पहले नंबर पे जिस सीरीज में हमने की है ना, उसी ऑर्डर में है वो, ठीक है। सबसे पहले पार्सेक यूनिट, क्योंकि देखो पार्सेक यूनिट में लाइट ईयर भी 3.26 आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल तो सबसे छोटी है, क्योंकि जब 60,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मिलते हैं तब जाके एक लाइट ईयर बनता है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? क्लियर है सभी को? आज की क्लास यहाँ तक समझ आई है तो बताओ। ओके क्लियर है, ठीक है। 2 क्वेश्चन और नोट करो। ये मैंने लिखा है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी से आप क्या समझते हो, क्या होता है एस्ट्रोनॉमी? खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, क्या समझते हो एस्ट्रोनॉमी से? खगोल शास्त्र से आप क्या समझते हो? खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी से आप क्या समझते हो? हाँ आज के लिए बहुत है अक्षित, बस 2 क्वेश्चन करेंगे। एस्ट्रोनॉमी से आप क्या समझते हो, क्या मतलब है, और फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। इतना स्मार्ट आंसर कैसे दे देते हो? स्टडी ऑफ खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी, बहुत बढ़िया। स्टडी ऑफ खगोल शास्त्र, यस बिल्कुल सही। स्टडी ऑफ सन मून एंड स्टार्स, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सन, मून एंड स्टार्स एक्सेट्रा। ठीक है, सन, मून और स्टार्स का जब हम वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं तो उसको हम खगोल शास्त्र कहते हैं। नेहा ने बोला था स्टडी ऑफ खगोल शास्त्र। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सन, मून एंड स्टार्स क्या कहलाती है, एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। बिल्कुल सही है। अब हम लिखेंगे फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। अगर आपको पता है तो कमेंट्स कीजिए फटाफट से, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। बताइए, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। गैलीलियो गैलीली है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गैलीलियो गैलीली। स्टीफन हॉकिंग। हाँ, बहुत सही है ना, गैलीलियो गैलीली लिख लें इसमें। मिल्की वे गैलेक्सी में मतलब गैलीलियो गैलीली पढ़ लिया तो अब इसको छोड़ना मत, उसको पकड़ के रखना, जहां पे भी ये दिख जाए ना उसको चिपका देना। ठीक है, जिसने कुछ काम किया है उसका नाम नहीं लेना, बस जो हाँ याद करके बैठे हैं ना उसी को लिख के आना। ठीक है, निकोलस कोपरनिक्स, बिल्कुल सही। निकोलस कोपरनिकस। फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कौन है, निकोलस कोपरनिकस। ठीक है, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी निकोलस कोपरनिकस। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन और ऐड करो आप। फादर ऑफ मॉडर्न कोस्मोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न कोस्मोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न कोस्मोलॉजी, आधुनिक कोस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के पिता कौन है? बिल्कुल सही, एडविन हब्बल। ठीक है, मैं कह रही हूं तुमने जो ये दो नाम पढ़े है ना, स्टीफन हॉकिंस और गैलीलियो गैलीली, और कुछ मत पढ़ना। ठीक है, एग्जामिनर अपने आप देख लेगा फिर क्या करना है तुम्हारा। उसे बाहर तो जाना ही नहीं है, दो नाम से बाहर तो है ना, बस जो दो नाम पढ़ ली। अब कहीं ये मत कर देना कल को कोई सामान लेने जाओ दुकान पे, वहां पे जाके पास्कल यूनिट, लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बोल दो फिर जाके, है ना। आज तो हमने वही किया है, लीटर्स और किलोग्राम्स मत बोलना। ठीक है, कल को जाके उसको यही बोल देना, फिर दुकान वाला खुद देख लेगा तुम्हें। नोट करो इनको। एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र जो है क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सन, मून एंड स्टार्स। और फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी निकोलस कॉपरनिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी एडविन हबल। ठीक है, अब ये नाम है, इसको कैसे हिंदी में राइट करूं मैं, बताओ। एडविन हबल, आप अपने तरीके से लिख लो।
कोस्मोलॉजी, कोस्मोलॉजी क्या बताया था? साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स, है ना? तो इससे तो आप समझ लोगे, आधुनिक कोस्मोलॉजी के पिता, ये ज्यादा सही लग रहा है हिंदी में? हाँ, हाँ, और नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। पर यहाँ तक सभी का हो गया है तो बताओ, क्लियर है सभी को? आज वाला टॉपिक जितना भी हुआ है सभी को क्लियर है? एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको यहाँ तक। देखो, गैलेक्सी हमने कल शुरू कर दिया था टॉपिक। तो गैलेक्सी बेसिकली होता क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, ये भी हमने देख लिया था, ठीक है। लेकिन कितने स्टार्स का ग्रुप होता है? 100 से 400 बिलियन स्टार्स का ये ग्रुप होता है। गैलेक्सी जो है वो 3 तरह की शेप इसकी मिल सकती है। स्पाइरल, कल देखा था ना हमने, जैसे हमारी नोटबुक में होता है, ठीक है। एलिप्टिकल, और हमारा इरेगुलर, जिसमें कोई भी शेप नहीं है। दूसरे नंबर पे फिर हमने देखा कि अर्थ की जो अपनी गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसकी शेप जो है वो स्पाइरल है। इसकी खोज जो है वो किसने की थी? सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो गैलीली ने देखा था अपने टेलीस्कोप की हेल्प से, और 1610 में देखा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने किया कि मिल्की वे गैलेक्सी जो है, इसके नजदीक में एक और गैलेक्सी है जिसको एंड्रोमेडा या फिर देवयानी गैलेक्सी बोला जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल बेसिकली क्या होता है? स्पेस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी वाला रीजन होता है जो कि सारी चीजों को अपने ओर खींच लेता है। हमने इसमें स्टीफन हॉकिंस का जिक्र किया था। स्टीफन हॉकिंस जो है एक एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी? इसको हाईलाइट करके लिख लेना, ठीक है। कौन सी बुक थी? ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस, ठीक है। ये जो बुक थी, इनकी डेथ के समय यानी कि मार्च 2018 तक ये कंप्लीट नहीं हुई थी। इनके जो भी एकेडमिक कलीग्स थे, इनकी फैमिली थी या जिन इनके एसेट्स थे, उन्होंने क्या किया था? इस बुक को बाद में कंप्लीट किया। फिर इस बुक को पब्लिश किया गया। कब पब्लिश किया गया था? 16 अक्टूबर 2018 के अंदर इसको पब्लिश किया गया था। उसके बाद हमने चंद्रशेखर लिमिट के बारे में देखा। चंद्रशेखर लिमिट जो है बेसिकली क्या होता है? जो हमारा स्टार जो हमारे होते हैं उनकी एक अपर लिमिट तय की गई है मास की, ठीक है। तो हमारे एक इंडियन फिजिस्ट थे, भारतीय भौतिक शास्त्री चंद्रशेखर, जिन्होंने ये लिमिट प्रेडिक्ट की थी। कितनी बताई थी? कि सूर्य से लगभग 1.44 टाइम्स ज्यादा, यानी कि अगर हमारे सूर्य का भार मान के चले 100 किलो है, तो तारों का जो भार हो सकता है, उसकी अपर लिमिट है वो 144 केजी यहाँ पे रहेगी। अगर उससे ऊपर लिमिट से ऊपर अगर मास जाता है तो दो तरीके की कंडीशंस वहां पे हो सकती हैं। पहली कंडीशन जिसमें ब्लैक होल होगा, ठीक है। ब्लैक होल में क्या होगा कि जब वो बहुत ज्यादा सिकुड़ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? दूसरा हमारा होगा पल्सर। पल्सर में क्या होगा? स्टार के अंदर एकदम से एक्सप्लोजन हो जाएगा या फिर ब्लास्ट, विस्फोट जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि जो भी हमारा लार्ज डिस्टेंस होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए 3 तरीके की यूनिट्स का यूज किया जाता है। ये जो 3 तरीके की यूनिट्स हैं, इनमें सबसे पहले पार्सेक यूनिट है। पार्सेक यूनिट क्या करती है? सोलर सिस्टम से बाहर जो भी हमारी कैलेस्ट्रियल बॉडीज हैं उनका डिस्टेंस मेजर करने में काम आती है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि एक जो पास्कल यूनिट है उसमें 3.26 लाइट ईयर्स होते हैं। फिर लाइट ईयर क्या होता है कि एक साल में लाइट जितना ट्रेवल करती है उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। और एक लाइट ईयर के अंदर अप्रोक्स 10 ट्रिलियन किलोमीटर्स होते हैं। एग्जैक्ट बोले तो 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर्स। उसके बाद हमने थर्ड और सबसे लास्ट यूनिट की एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या करती है? जिसे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं बिटवीन सन एंड अर्थ। जब हमारे 60,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स मिल जाती हैं तब जाके वो एक लाइट ईयर के बराबर होता है।
तो इसमें देखा हमने सबसे बड़ी जो यूनिट है हमारी पार्सेक यूनिट, उसके बाद लाइट ईयर और उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट हमने किया कि एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सन मून एंड स्टार्स, ठीक है, यानी कि सूर्य चंद्रमा और तारों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वही खगोल शास्त्र है। फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी निकोलस कॉपरनिक्स हैं और फादर ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी एडविन हबल है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं।